सीनियर पॉलिटिशियन शेर अफजल मरवत साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया मरवत साहब आपके वक्त का। हमने जो पख्तूनख्वा में तब्दीली देखी है, सुहेल आफरीदी साहब का आना, किस तरह से देख रहे हैं इसको? एक आर्ग्यूमेंट ये है कि वो कबायली बैकग्राउंड से हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से यहाँ तक पहुँचे हैं, मौरूसियत के ख़िलाफ़ उनको एक सिंबल के तौर पे लिया जा रहा है। और एक आर्गूमेंट ये है कि जारहाना पॉलिटिक्स की ज़रूरत थी तो इसी वजह से उनको लेकर आए हैं, और गंडापुर साहब दरअसल उस प्रेशर के आगे सकम कर गए जो अलीमा साहिबा की तरफ से आया। कौन सा व्यू पॉइंट ज़्यादा ठीक लगता है आपको इनमें से? मेरा ख्याल है कि हकीकत पसंदाना सोच तो कुछ दूसरी है। अच्छा, जहाँ तक सुहेल अफरीदी साहब का ये आपने ये कहा कि मौरूसियत से हट के, तो मौरूसियत तो मुमकिन ही नहीं थी। कोई ऐसा शख्स KP असेंबली में नहीं था जो मौरूसियत का जवाज बन सकता था, तो लिहाजा इन्हीं में से किसी एक को बनना था। तो लिहाजा मौरूसियत का एलिमेंट जो है वो यहाँ पे कोई अगर क्रेडिट लेना भी चाहे तो क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। सुहेल अफरीदी के बारे में दो तीन बातें मैं अर्ज करूं कि सुहेल अफरीदी और अली अमीन खान दोनों की शख्सी खूबियाँ मुख्तलिफ हैं। अली अमीन खान जो है वो माजी में हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, और उन्होंने जब हुकूमत का आगाज़ किया तो सिर्फ PTI को KP मिली थी और उन्होंने हुकूमत को बचाना था। तो हुकूमत बचाने के चक्कर में उन्होंने तवाज़ुन बरकरार रखा, मुतवाज़न अंदाज में गवर्नेंस की, और इसकी कीमत भी उनको चुकानी पड़ी, जिसमें सोशल मीडिया का उनकी ट्रोलिंग करना, और बिलाखिर मंतज हुई है उसकी बरतरफी पे, वो बरतरफ किए गए हैं। तो और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मसला ये है कि बहुत सारे फैसले जो हैं वो गैबतों पे, चुगलियों पे और कानाफूसियों पे होते हैं। एनी हाउ कुछ कीमत उनको अदा करनी पड़ी। PTI का आम वर्कर जो है वो मशकूक बनाया गया, उनके हवाले से उनकी ज़ात पे कीचड़ उछाला गया, उनकी जो लीडरशिप है उसको बिल्कुल कैरेक्टर असैसिनेशन का शिकार किया गया, और ये खुद PTI ने किया, और आखिर में उसको फिर बरतरफ भी कर दिया। मतलब आप ये समझते हैं कि अलीमा साहिबा की तरफ से जो तनकीद हुई वो बुनियादी वजह बनी? नहीं, मैं हकीकत समझता हूँ। खान इतना बड़ा फैसला अलीमा खानम के कहने पे नहीं करते हैं, और ना ये उनकी तनकीद या इनकी तनकीद जो है वो कोई माना रखती है, क्योंकि PTI में भी एक कल्चर बन चुका है एक दूसरे के खिलाफ बयान देना, बयानबाजियाँ। असल में एक फेलेवर जो था अली अमीन खान का, मैं उसको नाकामी कहूँगा कि वो KP में जो इख्तलाफात थे वो उस पर काबू नहीं पा सके, और इख्तलाफात बदस्तूर कायम रहे, बल्कि आखिर में तो उन्होंने आफत कैसर साहब और शहराम तरक़ी साहब के भाई, दोनों के भाइयों को वजारत से फारिग किया, जिससे ये इख्तलाफात मजीद तेज़ हुए। अब सोशल मीडिया खिलाफ था, पार्टी के सूबाई सदर खिलाफ थे, पार्टी का एक बहुत मजबूत दड़ा उनके खिलाफ था, वर्कर जो है उनके हवाले से जो है मशकूक बना दिए गए थे, और ख़ानदान की ख़वातीन जो है वो दोनों उनके खिलाफ थी। तो ये, और सबसे अहम बात ये थी कि अली अमीन खान 26 नवंबर के साने के बाद दोबारा किसी 26 नवंबर के लिए कतई तैयार नहीं था। और सुहेल अफरीदी तैयार हैं, वो करेंगे ऐसा? खान, देखिए सुहेल अफरीदी साहब जो है वो उनके लाने के पीछे एक तो ये है कि अब एक चीज़ है, पार्टी एक इत्तेहाद का पिक्चर पोर्ट्रे कर रही है, यकीनन उसकी किसी से इख्तलाफात नहीं है। अच्छा। पढ़ा लिखा नौजवान भी खुद अपने आप को उन्होंने एहतजाजी सियासत का चैंपियन भी कहा है, और इसमें शक भी नहीं है, क्योंकि 26 नवंबर को जो लोग डी चौक पहुंचे थे उनकी क़यादत जो है सुहेल अफरीदी कर रहे थे, और सुहेल अफरीदी हर एहतजाज में पेश रहा है, अपने हल्के के लोगों को निकाला है, दलेर आदमी है, कबायली है, ये खवास है, और पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन जहाँ तक ये चेंज हुई है, वो चेंज की वजह जो है, अली अमीन खान ने 6-7 दिन कबल, मुस्तफ़ी होने से 7 दिन कबल खान को बताया कि
मुझे आपकी रिहाई 1.5-2 साल में नजर नहीं आ रही है। ये अली अमीन खान ने ये बात खुद मुझे बताई। अच्छा। तो लिहाजा खान की तो उम्मीद ही KP की हुकूमत से है कि वो कोई एहतजाज करेंगे, और एहतजाज ही वाहिद रास्ता है खान की रिहाई का। तो लिहाजा उधर से जब मायूस हुआ तो खान ने लाजमन किसी नई गार्ड की चेंज करनी थी जो उस काज को पूरा कर सके। और सुहेल अफरीदी नौजवान भी है, वो बहुत सारी चीज़ों को, निटी ग्रिटीज को अवॉइड भी करेगा, बहुत सारे नताइज से भी लापरवाह रहेगा, और वो समझता है। देखिए, इसमें एक बात मैं अर्ज कर दूं कि वो लचक का मुजाहरा नहीं करेगा खान के हुक्म की तामील में। अच्छा। वो वही करेगा जो खान चाहेगा और जिस अंदाज से चाहेगा, और इसमें वो ब्लाइंडली वो खान के अहकामात पे फैत रखेगा। अच्छा। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि उसकी तब्दीली का बुनियादी जो मुहर्रिक था वो ये था कि एहतजाजी सियासत जो है उसको मुस्तहकम किया जा सके और उसको असरनो शुरू किया जा सके। ठीक, मरवा साहब, तो ये तो थे। आपने अली अमीन खान साहब के बारे में कहा कि उनको बरतरफ किया गया। उनका टेम्परामेंट ऐसा लगता नहीं है कि बरतरफी को वो बर्दाश्त करके खामोश हो जाएं। आपको सरप्राइज़ किया इस बात ने कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भी कंफर्म कर दिया, सोहेल साहब के खिलाफ बयान भी नहीं दिया, उनको इंडोर्स भी कर दिया, और 90 वोट भी पड़ गए उनको, जबकि पार्टी में इतनी अंदरूनी लड़ाई है, उसके बावजूद ये कैसे हो गया? देखिए, सुहेल अफरीदी जो है वो, उसको तो काबीना में जो है अली अमीन खान ही लाए थे, किसी और की तो सिफारिश नहीं थी उनके लिए। यानी उनका चॉइस था अली अमीन खान का कि उसने उनको कैबिनेट में भर दिया, नंबर 1, और सबसे अहम महकमा दिया कम्युनिकेशन एंड वर्क्स का। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बरतरफी तो है, इसमें कोई किसी को शक क्या है। अडियाला जेल से ऐलान हो गया ना कि भाई अली अमीन खान इज नो मोर रिक्वायर्ड, उससे इस्तीफा मांगा गया, तो इसको बरतरफी कहा जाता है, और ये बेसिकली थोड़ा सा डिसग्रेसफुल है। यही इसी अंदाज में उससे सूबाई सदारत भी ली गई थी ना। जब सूबाई सदारत से हटाया गया था तो उनको तो फरिश्तों को इल्म नहीं था, और उनको जनाब हटा के, ये तरीका ये होता है सियासत में, हर एक शख्स जो है अगर उनको ये नजर आता है ना कि कोई रास्ता नहीं है लीडरशिप से बचने का, तो फिर वो जाके कह देते हैं कि बस जी हमें सिर्फ मुस्तफी होने का मौका दें, ताकि वो इज्जत जो है वो, या ये वाकयात मेरे साथ भी आए थे। मेरा भाई कैबिनेट का मेंबर था, और जब खान साहब ने निकालना चाहा तो मैंने ये रिक्वेस्ट की कि हम मुस्तफी हो जाते, आप ठीक बरतरफ न करें, लेकिन उन्होंने ये हमें मौका नहीं दिया, बरतरफ कर दिया और मुस्तफी होने का मौका नहीं दिया। यही काम उन्होंने अली अमीन खान के साथ किया। मरवा साहब, ये इनको सोहेल अफरीदी साहब को अब चलने दिया जाएगा स्मूथली, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि लचक नहीं है उनकी अप्रोच में, जबकि पहले गंडापुर साहब के हवाले से हम सुनते ही ये थे कि उनको इसीलिए चूज़ किया कि उनके अच्छे ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट से, वो कोई रास्ता निकाल कर देंगे। लेकिन एक ऐसा नौजवान जिसकी अप्रोच में लचक नहीं है, जो आपने कहा कि वो निटिग्रिटीज़ में नहीं जाएगा, क्या वो सूटेबल है खान साहब की रिहाई के लिए, अगर वो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है, अगर वो बात नहीं कर सकता किसी और ए पॉलिटिकल एंटिटी से? देखिए, खान साहब और PTI ने ये एक तजर्बा किया है। अब तजर्बा कामयाब रहता है, कामयाब नहीं रहता है, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो एहतजाजी तहरीक जिसका ख्वाब खान साहब देख रहे हैं, ये जो रिसेंटली फ्लॉप जलसे हुए 5 अगस्त का, 14 अगस्त का, फिर ये आखिरी जो हुआ 27 सितंबर का, तो इनसे ये चीज़ आया हो गई थी कि पार्टी की जो सियासी ताकत है और एहतजाजी ताकत, वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है। और यूँ जो है ये चेंज ऑफ गार्ड का फैसला हुआ। जहाँ तक उनके कामयाब होने का ताल्लुक है, ये सारा दारो मदार जो है मेरी ज़ाती राय में सुहेल अफरीदी की ज़ात पे डिपेंड करता है। अगर वो समझते हैं कि खान को रिहा कराना है, और खान को रिहा कराना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन लोगों को किस तरह मोटिवेट करना है, लोगों को किस तरह निकालना है, और सिर्फ PTI को नहीं निकालना है बल्कि आपने पाकिस्तानियों को निकालना है। अब बड़े आइडियल हालात हैं एहतजाज के लिए, मौसम भी ठीक हो गया, आपने अदालतों की बात करनी है, महंगाई की बात करनी है, आपने
बदनामी की बात करनी है, आपने ये जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली है इसकी बात करनी है, और आपने आम पाकिस्तानी को कायल करना है कि जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी, अदालत की आज़ादी, ये सब आपके मुस्तकबिल से जुड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि क्या इस लाइन पे जाके आम पाकिस्तानियों को ये निकाल पाते हैं या नहीं। ये इस हवाले से अभी मैं कोई दो टोकराए नहीं, और उनका जो पहला नहीं दे सकता हूँ। पहला उनका जो असेंबली में एड्रेस है उसको आप एंडोर्स करते हैं कि आपको लगता है ये मुनासिब था कि एक ऐसा वक्त जब पार्टी स्पेस बनाना चाह रही है ये कह देना कि किसी सूरत ऑपरेशन अलाउ नहीं करेंगे, 4 शेड्यूल ख़त्म कर दें, और बाकी सब जो उनके बयानात काफ़ी रेडिकल नहीं लगे आपको? आपको लगा नहीं कि इससे मज़ीद पार्टी के लिए मुश्किलात बन सकती हैं, या यही तरीका है कि कन्फ्रंट करें और लड़ाई का रास्ता लें? शाह साहब देखिए, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ये जो बातें उन्होंने की है यही बातें कुछ दीगर अल्फाज में मुनासिब अंदाज में की जा सकती थी, लेकिन एक बात तो जो है वो बरहक है, वो ये है कि पीटीआई के पास रह क्या गया है, उसमें उसके क्या स्टेक्स रह गए हैं। अदालतों से वो दुत्कारे गए हैं, जेलों में पड़े हैं, आए दिन उनके एमएनएस डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, कहीं से एक छोटी सी शफकत की बूंद उन पे नहीं पड़ रही है। तो लिहाजा अगर, और ये जो है ना सियासत में, सियासत जो लोग करते हैं उनको सियासी जवाब दिए उन्होंने। क्या जरूरत थी फेडरल मिनिस्टर को जो है इनकी जात पे कीचड़ उछालने की, क्या जरूरत थी? या मतलब ये कि जो डीजीआईएसपीआर ने जो बातें की, ये चीजें आपने खुद, यानी आगाज तो इन्होंने किया, उन्होंने तो जवाब दिया। हाँ, अलबत्ता लैंग्वेज जो है वो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी सख्त थी, और जरूरत है पाकिस्तान में। देखिए आप वो कहते हैं ना गन एंड कैरट पॉलिसी, आपने दोनों साथ में लेकर चलने हैं, सारी कश्तियां नहीं जलानी है, लेकिन एनीहाउ नए वजीर आला है, नई उम्मीदें हैं, नए जज्बे हैं, और अब आने वाला वक्त तयन करेगा कि वो कितना अपनी ज़ाती खसूसियात की बुनियाद पे खान के या पीटीआई के तवक्कुआत पे पूरा उतरते हैं। एक चीज़ जो मिस हुई वो थी केपी के अवाम, केपी के अवाम, उनकी तरक्की, उनकी खुशहाली, ये मिस नहीं होनी चाहिए। असल मैंडेट पीटीआई को जो मिला है वो इसलिए मिला था, और ये तरजीहात में फिल वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो मरवत साहब का ख्याल ये है कि पार्टी को सूबे के अवाम और डेवलपमेंट के हवाले से भी कोई बात करनी चाहिए थी, ना कि सिर्फ खान साहब के हवाले से और पार्टी के लिए पॉलिटिकल स्पेस के हवाले से। बहुत शुक्रिया, शरफ अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।